हम पूरी तरह से अगले सत्र के लिए तैयार हैं। जी हाँ, जिस सत्र की अब हम बात करने जा रहे हैं उस सत्र का नाम ही अपने आप में पहचान है। पहचान मध्य प्रदेश की। वैसे तो मध्य प्रदेश की संप्रदाय, मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश की परंपराएं, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और अब तो मध्य प्रदेश का प्रारूप या यहाँ की योजनाएं, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो मध्य प्रदेश को एक नई पहचान बनाती हैं। मध्य प्रदेश जिसे पूरे देश का हृदय स्थल कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है, और आज मध्य प्रदेश एक ऐसा चिर परिचित चेहरा है जो पूरी दुनिया में अपना मुकाम बना चुका है। अगर आप बाहर सिर्फ जाकर ये बताते हैं कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो निश्चित रूप से वो एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो अपनी अलग पहचान बना दी है। जी हाँ, और इस विषय को, इस सेशन को हम कुछ ही समय पश्चात यहाँ मंच से प्रारंभ करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से हम स्वागत करना चाहेंगे आदरणीय मनोज कुमार श्रीवास्तव जी का। आप सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन है और अभी चुनाव आयुक्त हैं मध्य प्रदेश आयोग के, चुनाव आयोग के। भारतीय राजस्व सेवा 1985 बैच के प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा 1987 बैच के आप IAS रहे हैं। मंदसौर, राजगढ़, झाबुआ, इंदौर के कलेक्टर आप रहे हैं। भोपाल एवं नर्मदापुरम संभागों के आप आयुक्त रहे हैं। भू अभिलेख, आबकारी, जनसंपर्क विभागों के आप आयुक्त रहे हैं। राजस्व, धर्मस्व, संस्कृति विभागों के भी आप प्रमुख सचिव रहे हैं। वाणिज्य कर की बात करें, पशुपालन एवं पंचायत व ग्रामीण विकास विभागों के आप अपर मुख्य सचिव रहे हैं। अगर हम लेखन के कार्यशैली की बात करते हैं तो कम से कम 40 से ज्यादा पुस्तकें आपकी अभी तक आ चुकी हैं जो अपने आप में एक जानी पहचानी पुस्तकें हैं। वर्तमान में आप महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के हिंदी भवन से प्रशासनिक साहित्यिक पत्रिका अक्षरा के भी आप प्रमुख संपादक हैं। यूट्यूब पर और आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर भी आपकी गतिविधियां आप देख सकते हैं। बहुत ही लंबा परिचय है और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज मनोज जी जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं एक मध्य प्रदेश की सशक्त पहचान है। जी हाँ, यही पहचान है हमारे मध्य प्रदेश की और आज का हमारा विषय भी यही है। और इसके बाद हम स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए क्योंकि आज ये मंच उन विभूतियों से सजा है जिनको सुनने के लिए सभी लोग तरसते हैं, जिनके ज्ञान का भंडार पाने के लिए हम सिर्फ ये सोचते हैं कि आपके 2 पल हमको मिल जाएं और कुछ ऐसी बात हमारे जीवन में सीख दे जाए जो हमारे जीवन में नई प्रेरणा का संचार कर दे। आदरणीय मनोज जी, आदरणीय महेंद्र जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं और हमारा मध्य प्रदेश, पहचान मध्य प्रदेश के इस विषय पर हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। एक बार पुनः हमारे सेशन पहचान मध्य प्रदेश की में बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और जैसा कि मैंने अभी हमारे दर्शकों से कहा कि आप दोनों ही सर्वप्रथम हमारे मध्य प्रदेश की पहचान है। जी हाँ, अगर आदरणीय मनोज जी हम आपकी बात करते हैं तो जैसा कि अभी आप सभी को मैंने मनोज जी का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दिया है, क्योंकि अगर हम उनका पूरा परिचय यहाँ आप सभी को प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास 1 घंटा भी जो है कम पड़ जाएगा, क्योंकि उनकी उपलब्धियाँ इतनी सारी हैं और प्रदेश की पहचान निर्मित करने में, मध्य प्रदेश को एक अलग योगदान देने में आपका बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण योगदान है।
तो मनोज जी, सबसे पहले स्वागत के साथ उस पहचान की बात करते हैं जो आपने मध्य प्रदेश को प्रदान की है। बहुत सारे नवाचार आपने शुरुआत की हैं। संस्कृति विभाग की बात करें, जनसंपर्क की बात करें, कलेक्टर की बात करें, कमिश्नर लेवल की बात करें, आपके जो नवाचार हैं वो आज भी प्रदेश में मूर्त रूप लेते दिखाई दे रहे हैं। शिवलोक की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आपकी ही देन है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उस उपलब्धि की बात करते हैं जो आपको मध्य प्रदेश की देन। एक तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए धन्यवाद दे दूं कि आपने मुझे जो है इस कार्यक्रम में बुलाना आवश्यक समझा। मध्य प्रदेश की पहचान की बात थी। मैं इस बात का विशेष गर्व नहीं करता कि मैंने मध्य प्रदेश को पहचान दी। मध्य प्रदेश का जो इतिहास है और जो संस्कृति है वो इतना विराट है कि हम लोगों का योगदान तो एक कण के बराबर भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पर सेवा कार्य करते हुए बहुत संतोष हुआ। बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि मेरे हाथों से संभव हुई जी। तो आज जो कहना चाहिए कि जीएसटी है, तो उसका जो मध्य प्रदेश में इनग्रेस या मध्य प्रदेश में प्रवेश जो है वो मेरे समय में हुआ। फिर इसी तरह से जो ई संपदा जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि आज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आप जाते हैं और तुरंत आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, तो वो भी मेरे ही समय में हुई। और संस्कृति के क्षेत्र में भी देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जो सांची का बुद्धिस्ट और इंडियन स्टडीज़ का यूनिवर्सिटी है वो मेरे समय में आया। इसी तरह से जो ग्वालियर में संगीत और कला विश्वविद्यालय है वो मेरे समय में आया। धर्मपाल शोधपीठ हो, विक्रमादित्य शोधपीठ हो, ट्राइबल म्यूजियम हो या जो शौर्य स्मारक हो, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जी। मुझे तो थोड़ा सा मनोज जी, बात तो वही सब होकर आती है कि ये जो पहचान है, नई पहचान है, शौर्य स्मारक अपने आप में एक ऐसा नाम है जो देश में पहला शौर्य स्मारक यहाँ स्थापित हुआ था। हाँ। और नमन करते हैं हम अपने देश के वीर सैनिकों को, जो आज हमारे युवाओं को वो प्रेरणा दे रहा है कि किस तरह से जो है हमारे देश को आज़ादी मिली है और आज हम जी रहे हैं। हाँ, शौर्य स्मारक की कल्पना ये थी कि हम लोग जैसे देश की जिन शहीदों की आपने बात की, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, चाहे वो भीमा नायक हों, चाहे वो टंट्या भील हों, उन सबके शंकर शाह हों, उन सब की तो हम लोगों ने अलग से पृथक से उनके स्मारक बनाए हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो कहना चाहिए कि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विभिन्न युद्धों ने जिन लोगों ने बलिदान दिया है, चाहे वो 1948 का युद्ध हुआ हो या 1962 का युद्ध हुआ, 1965 का, 1971 का कारगिल युद्ध हुआ हो, तमाम जो ये युद्ध हैं उसमें हमारे जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया उनकी स्मृति में एक शौर्य स्मारक होना चाहिए था। ये सोच थी, तो वो संभव हुआ। जी बिल्कुल। तो यानी हमने जो आपने कहा कि छोटा सा योगदान, लेकिन हम सब के लिए मनोज जी बहुत बड़ा योगदान है महेंद्र जी, क्योंकि आज जो लोग जिस तरह से अपना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, चाहे धार्मिक क्षेत्र में नवाचार किए हों या इस तरह के स्वतंत्रता सेनानियों के नवाचार किए हों, तो बिल्कुल मैं तो प्रदेश की जनता की तरफ से आपको शत नमन करूँगी, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह की नई चीज़ों से आपने लोगों का परिचय करवाया वो अपने आप में एक अद्भुत संरचना है। हाँ, नहीं, हम लोगों ने जब 2016 में कुंभ किया था आयोजन जी, तो कुंभ के वक्त ही ये लगा था कि हमारी जो कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति है वो इसकी संस्कृति है, इसका जैसा कि धर्म भी कहते हैं उसको, वो है इसकी शक्ति। लेकिन वो उसका हम लोग उस तरह से उपयोग नहीं कर पाए। जैसे मार्गरेट थैचर ने इंग्लैंड का इतिहास तो बहुत छोटा है हम लोगों की तुलना में, लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनके देश का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो उन्होंने हेरिटेज को ही इंडस्ट्री बना दिया। हमारे यहाँ हम लोग नहीं उतना कर पाते थे जी। एक सेकुलर राज्य होने के कारण हम लोगों को थोड़ा सा संकोच भी होता था। फिर महाकाल लोक आया, अचानक जो है उज्जैन की आर्थिकी जो है उससे बदल गई। या आप देखें तो ओंकारेश्वर में जो भगवान शंकराचार्य का जो है जो लोक है वो भी तैयार हो रहा है और उससे भी काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं।
इनफैक्ट यदि आप देखें, यदि राम वन पदगमन को ढंग से जो है यदि एग्जीक्यूट कर लिया जाए तो विंध्य क्षेत्र का जो है आर्थिक चेहरा बदल जाएगा जी। तो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर हम लोगों को इस हिसाब से ध्यान देना चाहिए कि उसमें रोजगार पैदा करने की कितनी आर्थिक संभावनाएं हैं, और वो सिर्फ किसी स्थान पर ही आधारित नहीं है कि हम किसी स्थान विशेष को जो है अपनी तरफ से कर दें। हमारा जो कहना चाहिए कि सांस्कृतिक जीवन है उस पर अब आधारित है। जैसे जब मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में था तो मैंने देखा कि जब मैं अब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बात कर रहा था तो मैंने देखा कि वो उनका जो रोजगार है वो एक खास सीजन का है, सीजनल है। तो बाकी कुछ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, और बाकी सब जो है उस समय तक वो खाली बैठी रहती थी। तो मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में पूछा कि आप ऐसे कौन सी चीज़ है जो साल भर करती हैं? तो उन्होंने कहा साल भर तो हम त्योहार मनाते हैं। अच्छा। तो उसी से ही मुझे जो है ध्यान में आया कि हाँ, भारत एक ऐसा देश है, यहाँ 365 दिन का यदि कैलेंडर है तो 366 दिन त्योहार होंगे। क्या बात है, कम नहीं होंगे त्योहार यहाँ पर। लेकिन हम जो है उन त्योहारों के भीतर जो आर्थिक संभावनाएं हैं और जो रोजगार सृजन की शक्ति है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ चीन में बैठा हुआ कोई बंदा कर रहा है। जी बिल्कुल। वो जो है जब गणेश चतुर्थी आती है तो वो छोटी छोटी आंखों वाले गणेश भेजता है हमारे पास। जी जी। वो राखी आती है तो चीन से बन के राखी आ रही है। जी बिल्कुल, लाइटिंग वाली राखी आ जाती है मार्केट में। हाँ, यानी someone out there in China is reading into the economic opportunities offered by our festivities, और हम जो है उससे पीछे हैं। तो फिर मैंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पूरी एक लिस्ट बनाई और करीब ऐसे 144 जो हैं पर्व ढूंढे जो स्थानीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर मनाए जाते हैं, और उन पर्वों में उनकी मटीरियलिटीज तय की मैंने कि जैसे दिवाली है, दिवाली में 35 किस्म की चीज़ें हम लोगों ने चिन्हांकित की कि ये जरूरी होती है। उसका एक गिफ्ट हैम्पर बनाया इन्हीं महिलाओं के हाथों से, और इन्होंने बिक्री करनी शुरू की। तो हमारी संस्कृति जो है प्लेस के मामले में और जो है और दूसरे कई तरीकों से हमारे प्रदेश को जो है एक नई आर्थिक पहचान दे सकती है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज बहुत सारी उपलब्धियां जो हैं वो प्रदेश को प्राप्त हैं, और आज जो है मध्य प्रदेश की पहचान के रूप में जिन्हें जाना जाता है। महेश जी, आप हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं और मध्य प्रदेश की पहचान बनाने की आप बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं, क्योंकि जिस तरह से मनोज जी की जो कार्यशैली है, लेकिन आपकी कार्यशैली अलग है। आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ समाजशास्त्री भी हैं, और समाज के भी विभिन्न गतिविधियों में आप संचालित रहते हैं, और चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं। आपने अपनी लेखनी से जिस तरह से मध्य प्रदेश को लोगों के दिलों तक पहुंचाया है, ये योजनाओं को, नवाचारों को, सरकार की उन बातों तक जो ग्रामीण अंचल तक पहुंचाया है, क्या आपको लगता है कि ये जो मध्य प्रदेश की पहचान है वो अभी संपूर्ण है और पूर्ण है? धन्यवाद पूर्वा जी। आदरणीय मनोज जी के बारे में पूर्वा जी ने कहा कि आप पहचान है मध्य प्रदेश की। मैं एक उदाहरण के साथ इस बात को प्रमाणित करता हूं। आदरणीय मनोज श्रीवास्तव सर कलेक्टर हुआ करते थे इंदौर के। इनसे पहले मुंबई में एक अधिकारी थे, उनका नाम था खेरनार। उन्होंने दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग गिराई थी, और मनोज श्रीवास्तव के लिए आप ताली बजाइए, इन्होंने एक भूमाफिया की बिल्डिंग गिराई। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं इस बात। पहले आईएएस अधिकारी होंगे पूरे देश के जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई थी भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की, और फिर उन्होंने एक बार नहीं किया तो इन्होंने फिर दूसरी बार भोपाल में भी किया जी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मनोज श्रीवास्तव साहब सच में पहचान है मध्य प्रदेश की। बिल्कुल। अब मैं कुछ बिंदु और रखता हूं आपके सामने। देखिए, हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे शायद जिन्होंने प्रधानमंत्री एक जनमन योजना, उसका नाम सुना है? किसी ने सुना हो तो बताइए। बताइए जनमन योजना का नाम। हाँ, देखिए आपने सुना, अच्छी बात है। तो एक योजना है प्रधानमंत्री जनमन योजना। वो योजना क्या काम कर रही है? जो ट्राइबल एरिया है, जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, जहाँ पे घर की छत नहीं है, जहाँ पे बिजली नहीं पहुँचती है, ऐसे श्योपुर, शिवपुरी, डिंडोरी, मंडला, ऐसे जो बिल्कुल बेगा, सहारिया, इस तरह की जो ट्राइबल जातियाँ हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में स्पेशल रूप से काम हो रहा है। विशेष रूप से इन जिलों को चिन्हित किया गया।
जो आगे चल के निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की पहचान बनने वाले जी, हैं। एक बात बिल्कुल। फिर आपने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का नाम सुना है? अभी हम लोग सब लोग सोलर की बात सुन रहे हैं जी। हम लोग अधिकांश लोग भोपाल के होंगे। आपको एक जानकारी मैं देता हूं, भोपाल, इंदौर और उज्जैन, ये 3 ऐसे जगह हैं जिनको भारत सरकार ने चिन्हित किया है कि इनको 100% अधिकतम सोलर एनर्जी से, जिसको परिपूर्ण जिले बोलते हैं, वो करेंगे। ये कितने बड़ा का, आप देखिए सोलर का फायदा क्या है। प्रधानमंत्री जब वहां गए कोपेनहेगन, तो उन्होंने कमिटमेंट किया कि भारत जो है अपनी कार्बन उत्सर्जन को अगले 15 सालों में बिल्कुल बहुत कम कर देगा। तो लोगों को आश्चर्य होता था कि ये कैसे हो जाएगा, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री का विजन देखिए कि उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना लॉन्च की, और उसका फायदा क्या हो रहा है, आज हर दूसरा घर आपको उसकी छत के ऊपर सोलर एनर्जी जनरेट होती हुई दिख रही है। इससे कार्बन की उत्सर्जन कम होगा, कोयला कम जलेगा, और जो किसानों को जो केवल रात को बिजली मिलती थी, आप कल्पना कीजिए गेहूं की खेती, भरी ठंड में खेती होती है गेहूं की, और मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन का मतलब जिसको कहना चाहिए भारत में नंबर 1 राज्य है। वहां का किसान रात भर जागता था और गेहूं की फसल को पानी देता था। ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, और वो बिजली से वो खेती को दिन में सिंचाई कर पाएगा, उसको रात में नहीं जग। हम में से बहुत लोगों के परिजन किसान होंगे, आज हम उनकी समस्या समझ सकते हैं। फिर मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहां से 70 किलोमीटर दूर एक गांव है, सर को भी जानकारी होगी, उस गांव का नाम है हथनोरा। आप कल्पना करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सनातन की, संस्कृति की, धर्म की, अध्यात्म की। भारत के अंदर एक राज्य मध्य प्रदेश, उस राज्य के अंदर एक जिला सीहोर, उस सीहोर जिले का एक गांव जो भोपाल से केवल 70 किलोमीटर दूर है, उस गांव का नाम है हथनोरा। करोड़ों वर्ष पूर्व का मानव जीवाश्म वहां पे मिला है। मानव जीवाश्म जो इस बात का प्रतीक है, कि मानव सभ्यता कितनी पुरानी है। हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की बात तो करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोगों को मालूम है कि नर्मदा घाटी सभ्यता भी कितनी पुरानी है। ये हमसे 70 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हम लोगों में से बहुत लोग ओंकारेश्वर गए होंगे। अब ओंकारेश्वर के बारे में मैं आपको बताता हूं। ओंकारेश्वर को जो उस क्षेत्र का नाम है, आज भी शासकीय सरकारी डायरी में आप देखेंगे तो ओंकारेश्वर नाम से कोई विधानसभा नहीं है, कोई लोकसभा नहीं है। उस विधानसभा क्षेत्र का नाम है मंधाता। और मंधाता कौन हुए? मंधाता हुए भगवान राम के 5 पीढ़ी पहले के पूर्वज। और उनकी एक और विशेषता थी। क्या विशेषता थी उनकी? कि वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो किसी महिला के गर्भ से पैदा नहीं हुए, वो पुरुष के गर्भ से पैदा हुए। राजा मंधाता जो थे वो पुरुष के गर्भ से पैदा हुए, और उन्होंने भगवान ओंकारेश्वर की स्थापना की। आप कल्पना कीजिए मध्य प्रदेश में कैसी कैसी यूनिक चीजें हैं। ये पहचान है मध्य प्रदेश की। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी जैसे मूर्धन्य व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, उनके आगे मेरी जानकारी 0 से भी कम है। लेकिन ये सब बातें, मतलब जिसको कहना चाहिए ना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, पहचान मध्य प्रदेश की। हमको अपने इस प्रदेश के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठे करनी पड़ेगी। आज देखिए विज्ञान, लोग आज विदेशों में आप जाइए तो पुरुष बोलते हैं कि साहब हमको मातृत्व सुख प्राप्त करना है। अरे भैया, भारत में तो लाखों साल पहले राजा मंधाता ने वो सुख प्राप्त कर लिया। जी। तो हमारा विज्ञान कितने आगे था? बहुत गलत बोल रहा हूं सर? जी। वो इन्होंने जो बात बोली ना हथनोरा की, वो प्रोफेसर सांकलिया थे जी, जिन्होंने वो खोज की थी। इस ह्यूमन स्कल इतना बड़ा था। उसका महत्व क्या है? उसका महत्व ये है कि उसके पहले ये थ्योरी चलती थी कि 50,000 साल पहले जो आदमी है वो अफ्रीका से चलकर जो है भारतीय महाद्वीप में आया, उपमहाद्वीप में, और फिर यहाँ पर जो है इस तरह से हुआ। ये जो कॉलोनियल राइटर्स हैं उन्होंने ये थ्योरी चला रखी थी। ये जो ह्यूमन स्कल पाया गया ये 6 लाख साल पुराना है। तो इसलिए मध्य प्रदेश जो है बहुत पुराना प्रदेश है। यहाँ मंडला और डिंडौरी की तरफ आप जाएंगे तो आपको जो मैराइन लाइफ के चिन्ह मिलते हैं वहाँ पर, वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ की रॉक्स, वो उनका जो कहना चाहिए दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, उसकी रॉक्स, उसकी वनस्पतियों से संबंध है उसका।
कहते हैं कि किसी ज़माने में टैथिस महासागर जो है वह यहाँ पर लहराता था, और ये जो गोंडवाना लैंड है जो कि बहुत पुराना क्षेत्र कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश जो है का गोंडवाना उससे जोड़ा जाता है उसका संबंध। जो हमारे यहाँ ट्रेजेडी ये है कि हम लोग मध्य प्रदेश में भी इतिहास की पुस्तकों को जो पढ़ाते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड सिलेबस होता है कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नर्मदा घाटी सभ्यता बहुत पुरानी है, और जब मैं संस्कृति में हुआ करता था और जनसंपर्क में, तो उस समय न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंदौर जो है उसके माध्यम से मैंने ये अध्ययन कराया था। 72 शोध पत्र हम लोगों ने प्रकाशित कराए थे। उस पुस्तक का नाम ही मैंने दिया था नर्मदा वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर जी। तो नर्मदा घाटी सभ्यता के बारे में हमारे यहाँ पढ़ाया जाना शुरू हो। नर्मदा घाटी बहुत पुरानी है। नर्मदा कहते हैं कि ये गंगा वगैरह तो बहुत युवा नदियाँ हैं उसकी तुलना में, नर्मदा की तुलना में। ये तो कल्पांतक्षयी है, कई कई कल्पांतों से है। तो मध्य प्रदेश की पहचान में ये होना चाहिए। मनु स्मृति में जो कहा गया है मध्य देशः प्रकीर्तितः, उस मनु स्मृति में आता है इसका नाम। और देखें तो इतिहास के हर दौर में, हर युग में जो है मध्य प्रदेश में लोग आते रहे। सतयुग में ब्रह्मा जी आए यहाँ बरमान घाट पे, आज भी वहाँ मकर संक्रांति का मेला भरता है। फिर उसके बाद देखें तो त्रेता में भगवान राम आए चित्रकूट में, द्वापर में कृष्ण भगवान और बलराम जी जो हैं वो आए उज्जैन में, और फिर कलयुग में जो है आदि शंकराचार्य वो आए ओंकारेश्वर में। हर युग में यहाँ पर लोग आते रहे। तो उस मध्य प्रदेश की उस प्राचीनता को देखते हुए हम लोगों को मध्य प्रदेश के विकास का जो है मॉडल जो है गढ़ना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी है कि मध्य प्रदेश की जो पहचान है वो है मध्य में होने की। क्या बात है, मध्य में है। तो मध्य में होने का अर्थ क्या है? ये नाम ऐसा ही नहीं रखा गया। मध्य प्रदेश जो है वो मध्य में है, इसका मतलब है कि ये किसी भी अतिवाद में नहीं फंसता। यहाँ पर आप जो है बड़ा उग्र किस्म का जातिवाद जो कुछ दूसरे राज्यों में दिखाई पड़ता है, मध्य प्रदेश में नहीं दिखेगा। वो उस तरह का जो है कम्युनलिज्म जो कुछ दूसरे राज्यों में दिखाई देता है, सांप्रदायिकता का, वो यहाँ नहीं दिखेगा। वो जो लेबर अनरेस्ट की जो एक्सट्रीमिटीज जो कुछ राज्यों में दिखाई पड़ती है, मैं नाम नहीं ले रहा उन राज्यों के, लेकिन वो मध्य प्रदेश में नहीं दिखेगी। मध्य प्रदेश सारे अतियों से जो है अलग होकर, वो जो बुद्ध ने बताया था ना मध्यमा प्रतिपदा का मार्ग, उस पे चलता है, इसलिए मध्य प्रदेश है। तो बिल्कुल आप लोग ने जाना कि ऐसे ही मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश नहीं पड़ा। और ये रोचक जानकारियाँ, रोचक बातें जो हैं, बिल्कुल हम यही कहेंगे कि एक सेशन में लेना तो हमारे लिए असंभव है महेंद्र जी। जैसा कि मध्य प्रदेश की हमने बात करी, आप खनिज की बात करते हैं, संपदाओं की बात करते हैं, प्राचीनता की बात करते हैं, आधुनिकता की अगर हम बात करते हैं, धर्म, धरोहर, सभी की हम बात करते हैं, तो शायद प्रदेश के वासी भी जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश की पहचान बनाने में मनोज जी हमेशा अग्रसर रहते हैं। अगर इसी चीज़ का उदाहरण हम राजनीति में अगर लेना चाहें तो 29 की 29 सीटें जो है हमारे जो प्रदेश की जनता ने ये भी बता दिया कि हम किस तरह से परिवर्तन भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रदेश में हैं। पहचान जो है वो तो किसी से नहीं छुपी है, और आदरणीय मनोज जी ने बताया कि किस तरह से उनका योगदान है मध्य प्रदेश को एक अलग तरह के प्रदेश में स्थापित करने का। लेकिन मनोज जी और महेंद्र जी, क्या ऐसी चीज़ हम मिस कर जाते हैं, या ऐसी चीज़ क्या रह जाती है जो उस मध्य प्रदेश की पहचान बनने से उसे रोक रही है? कहाँ हम कमी का आकलन कर रहे हैं और जिसे हम सबको परिपूर्ण करते हुए उस पहचान को बरकरार रखना है? जो मैंने कहा ना, मध्य में होने का अर्थ लाभ है उसके, उस लाभों को तो पहले हम ध्यान से देखना शुरू करें कि कैसे हम उसके आधार पर अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल गढ़ सकते हैं। यदि हम मध्य में हैं और यदि हम उस युग में हैं जबकि जीएसटी जो है चल रहा है, तो लॉजिस्टिक्स जो है उसका हब मध्य प्रदेश बन सकता। और अभी जो जीआईएस हुई है उसमें कोशिश भी यही हुई है कि मध्य प्रदेश को जो बीच में होने का, इसके सेंट्रल पोजीशन होने का जो है लाभ मिले। यानी हम खनिजों में बहुत समर्थ हैं, हमारी एग्रीकल्चर जो है वो इतनी बड़ी, और मुझे इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश के किसानों पर किसी ज़माने में 16 से 18% तक का इंटरेस्ट रेट थी। और मुख्यमंत्री जी के कहना चाहिए कि प्रमुख सचिव होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि थोड़ा योगदान हो सका
और हम उस इंटरेस्ट रेट को जो है 0 पर और उससे भी नीचे ले आए। यानी चाइना में किसी ज़माने में ये होता था और अभी भी होता है कि चाइना में इंटरेस्ट रेट जो है एग्रीकल्चरल लोन पर 1% है और अमेरिका में भी 1% है, हमारी 18% चल रही थी। तो मध्य प्रदेश में जो कृषि क्रांति संभव हुई वो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव से संभव हुई जिससे, तो कृषि भी मध्य प्रदेश का एक अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन मध्य प्रदेश की कृषि के आधार पर क्या हम लोग उस तरह के एग्री प्रोसेसिंग के जो हैं यूनिट्स यहाँ पर डाल रहे हैं जो यहाँ लाभ हमें दें। हमारे पास कैट है इंदौर में और उसके पास प्रोसेसिंग की बिल्कुल आधुनिकतम क्षमताएं हैं जी, तो क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा मैंने ये कहा कि लॉजिस्टिक के हिसाब से मध्य प्रदेश की केंद्रीय स्थिति का फायदा जो है यहाँ के बेहतर औद्योगिकीकरण में हम ले सकते हैं, ये रह गया है अभी काम। ये रह गया है जिस पे कार्य होना है। जी महेंद्र जी। देखिए, मैं अभी एक बड़ी चर्चित मूवी है छावा, हम लोगों ने बहुत, हम में से कुछ लोगों ने, आप सब में से किस किसने देख ली है बताइए? देखी भी होगी। क्या बात है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो महाराज छत्रसाल के जीवन से परिचित हैं, है ना परिचित। अब छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में है और आप आश्चर्य करेंगे दिल्ली सरकार का झंडा वंदन उस छत्रसाल स्टेडियम में होता है, लेकिन उन छत्रसाल के बारे में जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश की नॉलेज, मध्य प्रदेश के लोगों की नॉलेज ना के बराबर है। क्यों? देखिए, लगभग 300 से ज्यादा युद्ध मुगलों से लड़े छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा। तो वो महाराजा छत्रपति शिवाजी हो गए क्योंकि महाराष्ट्र के कल्चर ने, महाराष्ट्र के लोगों ने उनको पकड़ के रखा। हमारे छत्रसाल ने भी 300 से ज्यादा युद्ध लड़े मुगलों के लिए और एक भी नहीं हारे उन्होंने भी, लेकिन हमने अपने छत्रसाल को भुला दिया। तो ये मध्य प्रदेश की पहचान है जो हमारे स्मरण में रहनी चाहिए। नहीं, और भी कई चीजें भुला दी अपन ने जी। जैसे भोपाल जो है पतंजलि का क्षेत्र है, यहाँ गौंदरमऊ है जहाँ पे पतंजलि का जन्म हुआ था जी। फिर इंदौर है, वो जमदग्नि और परशुराम का क्षेत्र है, जाना पाव में वहाँ पर उनका हुआ। फिर इसी तरह से देखें तो ऋषि गालव हैं, ग्वालियर उन्हीं के नाम पर है। जाबाली हैं, वो जबलपुर उनके नाम पर है। भिंड में नारदा नाम की एक जगह है, वहाँ पर नारद ऋषि हुए थे। मुरैना में जो है मार्कंडेय ऋषि हुए थे। आपके अमरकंटक में जो है कपिल मुनि हुए थे। तो और ये तो मैं बहुत प्राचीन ऋषियों की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी संख्या है उनकी। मैंने एक बार पूरा अध्ययन ये किया कि मध्य प्रदेश में मध्यकालीन संत कितने हुए। 230 मध्यकालीन संत हुए मध्य प्रदेश में। क्या बात है। यानी आप गुना में देखें तो पीपा हैं, बांधवगढ़ में देखें तो सैन महाराज हैं, थांदला जो झाबुआ का है वहाँ पे संत मलुकदास का कल्ट है, छतरपुर में पन्ना में प्रणामी जो गुरु हैं हमारे प्राणनाथ जी, उनका कल्ट है। 230 हैं। खंडवा में जो है सिंगा जी हैं, 230 ऐसे हैं। हम बताइए कि उनसे और उनसे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। यानी थांदला में मैं वहाँ कलेक्टर रहा, 10 लाख लोग इकट्ठे होते हैं उनकी उस जयंती पर। क्या बात है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जो है उपस्थितियों का, जैसे ये कह रहे हैं ना छत्रसाल का उपयोग नहीं हुआ, मैं तो कह रहा हूँ कि सांस्कृतिक और वैसे पुरुष जो साहित्यिक पुरुष, उनका भी हम लोगों ने कौन सा बड़ा वो कर लिया जी। बिल्कुल। तो वहाँ पे अभी बाकी है काम करना बहुत। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारी है मनोज जी, महेंद्र जी, जो हमारे और हमारे प्रदेशवासियों को होनी चाहिए और आप लोगों के माध्यम से उन तक पहुँचनी चाहिए। तो आज ब्रेकिंग न्यूज़ ज्वाला के मंच से हम आप दोनों से प्रॉमिस लेना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से इन जानकारियों को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे और एपिसोड के माध्यम से या जानकारियों के माध्यम से, क्योंकि युवाओं में, महिलाओं में और बच्चों में ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसके प्रति हमारा कितना समर्पण है। और बिल्कुल जैसा कि हमने कहा है कि छोटे से एपिसोड में ये सब कुछ समाहित कर पाना, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है, पहचान मध्य प्रदेश की। और जैसा कि मैंने कहा कि 2 पहचान हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां हो जाएं एक बार मनोज जी के लिए और महेंद्र जी के लिए। धन्यवाद। और आपने देखा कि ये तो बस शुरुआत है। एक कहते हैं ना कि अगर समुद्र में से एक छोटा सा एक लोटा अगर जल निकाल लें हम,
तो शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वो समुद्र हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं जो ज्ञान का अथाह भंडार है, और जिनका लोटस से जो जल है ना, अगर हम लेते रहेंगे तो शायद हमारा जो स्मरण है, हमारी जो जानकारी है, नॉलेज है, कहीं ना कहीं हमें एक परिपक्व और परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में यहाँ स्थापित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, और बहुत बहुत मनोज जी। मैं हमारी टीम से जी हाँ, विक्रमादित्य है ना। जो आप देखिए कि विक्रमादित्य वाली जो ट्रेजेडी है वो उसका मैं बताता हूँ। हमारा जो कहना चाहिए कि हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर से चलते हैं। ग्रेगरी का कैलेंडर जो था पोप ग्रेगरी का, उसने बनाया। हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो कैलेंडर मानते हैं ना, वो उनका है। अब देखिए कि वो तो पोप के द्वारा जारी किया गया था, और उसको जारी इसलिए किया था कि ईस्टर का जो है त्योहार, उसकी तिथियों को एडजस्ट करना था। तो एक धार्मिक संप्रदाय के शीर्ष पुरुष के द्वारा एक धार्मिक प्रयोजन को पूर्ण करने वाला जो कैलेंडर था, वो तो आज सेकुलर है। और राजा विक्रमादित्य ने जो कैलेंडर जारी किया, वो हुणों को पराजित करने के लिए, शकों को पराजित करने के लिए किया था उन्होंने, उसके बाद उसको कमोमरेट करने के लिए। तो वो तो एक प्रशासनिक व्यक्ति के द्वारा प्रशासनिक उपलब्धियों के लिए किया गया था। तो वो आज जो है धार्मिक और सांप्रदायिक हो गया। इतिहास का क्या पता नहीं कौन सा चक्कर घुमाया लोगों ने कि जो सेकुलर था वो धार्मिक हो गया, जो धार्मिक था वो सेकुलर हो गया। वो ट्रेजेडी है। इसलिए जो है आप देखिए कि विक्रमोत्सव मनाने की शुरुआत हुई, और मुझे इस बात पे थोड़ा सा कहना चाहिए कि क्रेडिट ले लेना चाहिए कि मैं ही था जिसने ये सजेस्ट किया कि गुड़ी पड़वा को जो जोरदार तालियां हो जाएं एक बार आदरणीय मनोज जी के लिए। जो विक्रम संवत की शुरुआत होती है, छुट्टी का दिन घोषित किया जाए। सर, हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय है कि आज ये मंच आप दोनों से परिपूर्ण हो गया है, और बहुत सारी बातें और चीज़ें जानने लायक हैं। और अभी मैं एडवोकेट प्रशांत एम हार्ने जी को यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगी। आप स्टैंडिंग काउंसिल हैं स्टेट ऑफ एमपी के, एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के। एडवोकेट प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूँगी कि हमारे जी हाँ, आप यहाँ आइए, और मैं चाहूँगी आदरणीय मनोज जी के माध्यम से आपको स्मृति चिन्ह हम प्रदान करें। और आइए आदरणीय हानि जी को, अजय जी, आदरणीय महीन जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अजय जी आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था हमारा पहचान मध्य प्रदेश की।